हाय, एज प्रॉमिस्ड COP 13 भी आज ही ख़त्म करेंगे COP 12 के साथ। एनेस्थीसिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। कमिटमेंट है पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। एनेस्थीसिया सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। रिटन गाइडेंस बेस्ड ऑन STG sound clinical practices are created across organization। नाउ आप ये देखोगे कि यही डिस्कशन हम लोगों ने किया था प्रोसीजरल सेडेशन में। यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी बताया गया है। अगला पॉइंट जो उन्होंने कहा है वो है द ऑर्गेनाइजेशन शैल डॉक्यूमेंट द इंडिकेशन, द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड प्रोसीजर नेम। ठीक है, सो जो डॉक्यूमेंटेशन होना है, पहली चीज़ तो SOPs बनने हैं, या आप कह लें कि एनेस्थीसिया मैनुअल बनना है, या आप कह लें कि OT मैनुअल बनना है। हाँ, आपको ये बात ध्यान रखनी कि प्रोसीजरल सेडेशन और एनेस्थीसिया को एक साथ ना रखें, बिकॉज एनेस्थीसिया OT में दिया जाएगा और प्रोसीजरल सेडेशन डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग लोकेशन में दिया जा सकता है, इमरजेंसी में दिया जा सकता है, एंडोस्कोपी रूम में दिया जा सकता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि एनेस्थीसिया और प्रोसीजरल सेडेशन एक साथ ना हो, बल्कि ये अलग अलग जगहों के लिए हैं, अलग अलग रिकॉर्ड हो। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डॉक्यूमेंट द इंडिकेशन, द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड द प्रोसीजर नेम। ये पेशेंट की फाइल में होना है। द डेफिनेशन ऑफ द एनेस्थीसिया, फॉर द डेफिनेशन ऑफ एनेस्थीसिया रेफर द ग्लॉसरी। नाउ हम लोग ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन में एनेस्थीसिया और प्रोसीजरल सेडेशन के बारे में बात कर चुके हैं, सो यू नीड नॉट डू दैट। लास्ट पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट भी किया है, दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लोकल एनेस्थीसिया, इट इज एप्लीकेबल फॉर रीजनल एनेस्थीसिया एंड जनरल एनेस्थीसिया। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कोर, विच इज B। द प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट रिजल्ट इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ एन एनेस्थीसिया प्लान विच इज डॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड का मतलब अगेन पेशेंट की फाइल में एनेस्थीसिया प्लान डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। पेशेंट for anesthesia have a pre-anesthesia assessment by a qualified anesthesiologist। Now देखिए, procedural sedation में ऐसा कोई शब्द anesthesiologist या anesthetist का नहीं आया था। It was talking about doctor or nurses। डॉक्टर का मतलब even in MBBS। यहाँ पे जब anesthesia की बात हो रही है तो एक क्लियर डिस्कशन है, क्लियर पॉइंटिंग आउट है कि यहाँ पे हम एनेस्थेटिस्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है दिस शैल बी डन बिफोर द पेशेंट इज व्हील्ड इनटू OT कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट है, दैट इज यूजुअली चलती हुई भाषा में हम लोग PSC कहते हैं, प्री एनेस्थीसिया चेकअप। ठीक है, तो PSC फॉर्म ये OT में जाने से पहले कंप्लीट होना चाहिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रूटीन एंड इमरजेंसी केसेस। तो आप ये कह के नहीं बच सकते नहीं जी इमरजेंसी केस था। द प्री एनेस्थीसिया असेसमेंट में इवन बी कैरीड आउट बिफोर एडमिशन इन केस ऑफ इलेक्टिव सर्जरी और शॉर्टली बिफोर द सर्जिकल प्रोसीजर एज एन इमरजेंसी और ऑब्स्टेट्रिक केस। तो इन्होंने दो चीज़ें और क्लियर कर दी कि एक, अगर प्लान प्रोसीजर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एडमिशन के बाद ही करें। आप PSC नाम की OPD चला सकते हैं, एनेस्थीसिया OPD, जहाँ पे बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट, एम्स, SGPGI, उनके यहाँ PSC OPD होती है, जहाँ पे सर्जरी से 10-15 दिन पहले ही, 5 दिन पहले ही चेकअप हो जाता है, PSC हो जाता है, ज़रूरी टेस्ट, ज़रूरी प्रिकॉशन बता दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इन्होंने कही कि कहाँ एक्सेप्शन हो सकता है, दैट इज इमरजेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज। तो जो पेशेंट का PSC है वो होना ज़रूर है। प्लान्ड एडमिशन में भी हो सकता है, पहले हो सकता है एडमिशन से पहले, OT में व्हील इन होने से पहले ही होना है। लेकिन अगर OT में पेशेंट व्हील इन हो भी गया है तो वो सिर्फ इमरजेंसी और ऑब्स्टेट्रिक के केस में होगा, और वो भी रेयर होगा। ठीक है, और OT में व्हील इन, OT कॉम्प्लेक्स में व्हील इन होने से पहले, यानी कि आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। खैर यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सो माई सजेशन, जस्ट मेक श्योर दैट योर PSC इज़ कम्प्लीट, बिकॉज वही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। डॉक्टर अगर साफ हैंड राइटिंग में उस फॉर्म को क्लियरली भर दे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और NABH असेसमेंट वाले दिन आप इंश्योर कर लो कि ये बेसिकली OT में
ओटी कॉम्प्लेक्स में ना हो। ओटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि प्री ऑप एरिया में भी ऐसा ना हो। ठीक है, ओके, अगली चीज़ में जाते हैं। द प्लान शैल मेंशन प्री मेडिकेशंस, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, anesthesia agent, dose, special requirements and anticipated post anesthesia care including post operative pain management। तो आप ये देखोगे कि उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया पॉइंट वाइज पॉइंट कि क्या क्या होना चाहिए एनेस्थीसिया प्लान में। ठीक है, तो अब आपके पास पहले होता था क्या, पीएसी यानी प्री एनेस्थीसिया चेकअप, इंट्रा-ऑप मॉनिटरिंग, अ चेकअप जस्ट बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, पोस्ट ऑप नोट। अब इनका कहना है कि एक एनेस्थीसिया प्लान बनाना है, यानी कि आप कौन सा, मतलब पीएसी में ही वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन ये कॉलम ऐड करने पड़ेंगे कि कोई प्री मेडिकेशन तो नहीं है, टाइप ऑफ एनेस्थीसिया क्या देने वाले हो, एनेस्थीसिया एजेंट कौन सा यूज़ करने वाले हो, डोज कौन सी यूज़ करने वाले हो, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्या, और एंटिसिपेटेड पोस्ट एनेस्थीसिया केयर मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट के बारे में पहले ही लिखना पड़ेगा। द एनेस्थीसिया प्लान इज डॉक्यूमेंटेड इन द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। तो आप ऐसा नहीं कह सकते जी अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड किया है, यू विल हैव टू मेंशन दिस इन पेशेंट फाइल। ओके, कमिटमेंट सी, प्री इंडक्शन असेसमेंट इज परफॉर्म्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो जैसे मैंने बोला कि एक पीएसी हुआ और एक प्री इंडक्शन असेसमेंट हुआ, तो इन्होंने उसे अलग से मेंशन किया है। अ प्री इंडक्शन असेसमेंट शैल बी डन बाय एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टू रीइवैल्यूएट पेशेंट इमीडिएटली बिफोर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बताया कौन करेगा और कब ये किया जाना ज़रूरी है। तो आपके फॉर्म में ये होना चाहिए। पीएसी का टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो दिखे कि ओटी कॉम्प्लेक्स से पहले पीएसी हुआ है, और जो आपकी सेफ सर्जरी चेकलिस्ट है उसमें बिफोर इंडक्शन आप एक टाइम नोट करते हो, ऑलमोस्ट वही टाइम हो जो प्री इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया पे नोट हो। Any changes to anesthesia plan shall be documented. So if you change anesthesia plan, it should be documented. तो आपने पहले पीएसी किया, उसमें लिखा है कि आप कौन सा एनेस्थीसिया यूज़ करोगे, टाइप यूज़ करोगे, एजेंट यूज़ करोगे। अब लेट्स से उसमें कोई चेंज है आफ्टर द प्री इंडक्शन असेसमेंट, तो फिर आपने क्या चेंज किया, यू विल हैव टू पुट नोट्स ऑन दैट, मतलब आपके एनेस्थेटिस्ट को। When anesthesia needs to be provided on urgent basis, a pre-anesthesia assessment and pre-induction assessment may be performed immediately one after the another or simultaneously, but shall be documented separately in the patient's medical record. So अभी तक पिछले स्लाइड में इन्होंने क्या कहा बी में, कि चाहे इमरजेंसी हो चाहे इलेक्टिव हो, पेशेंट ओटी कॉम्प्लेक्स में व्हील इन होने से पहले पीएसी होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला एक्सेप्शन दे देते हैं जी इमरजेंसी केसेस को, जबकि इमरजेंसी केस पहले ही लिखा था, और ऑब्स्टेटिक्स को। अब ये कह रहे हैं कि मान लो अगर दोनों को साथ करना पड़ जाता है किसी सिचुएशन में, तो भी दोनों अलग अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे, वन आफ्टर दी अनदर रिकॉर्ड किए जाएंगे या साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन दोनों पेशेंट के रिकॉर्ड में होंगे और दोनों ही रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कमिटमेंट डी, एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑब्टेन्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। सो भाई साहब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन उन्होंने नहीं दिया है, कोई टीम डॉक्टर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। इन्होंने कहा है एनेस्थेटिस्ट को ही लेना है इन्फॉर्म कंसेंट अबाउट एनेस्थीसिया। अब यहाँ पे भी वही रिस्क बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव्स ऑफ एनेस्थीसिया बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करना है पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को। उन्होंने ये भी कह दिया कि एनेस्थीसिया का कंसेंट शैल बी सेपरेट फ्रॉम सर्जरी कंसेंट। पीआरई चैप्टर का रेफरेंस लिया है विच इज ऑब्वियसली इन्फॉर्म कंसेंट। अगेन कोर ई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग इट इंक्लूड्स अ रेगुलर रिकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर, हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड EtCO2। सो जो आपका प्रोसीजरल सेडेशन था उसमें सब कुछ था, बट सिर्फ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड या EtCO2 नहीं था। ठीक है, बाकी सब वहाँ पे भी वो कह रहे थे, और जो वहाँ कह रहे थे वही ये यहाँ कह रहे हैं। क्या कि अगर
क्या कहते हैं कार्डियक रिदम और आप मॉनिटर कर रहे हो और आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो चलेगा, लेकिन अगर एबनॉर्मल कार्डियक रिदम है तो उसे भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। लेट्स रीड, अभी आपको दिखेगा। द पैरामीटर स्टेटेड इन द ऑब्जेक्टिव एलिमेंट शैल बी मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। क्लियर? In the case of regional anesthesia, instead of EtCO2, the adequacy of ventilation shall be evaluated by continual observation of qualitative clinical signs. तो देखिए, ये पूरा स्टैंडर्ड लोकल एनेस्थीसिया के लिए था ही नहीं। EtCO2 को इन्होंने बोला कि वो रीजनल एनेस्थीसिया में ज़रूरी नहीं है, यानी कि सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया के केस में आपको EtCO2 मॉनिटरिंग करनी है। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अगर आपके अस्पताल का ऑडिट होने वाला है तो आप जनरल एनेस्थीसिया के केसेस को अलग करें और उसमें देखें कि EtCO2 मॉनिटरिंग हुई है कि नहीं। पहली चीज़ तो मतलब ये मेरे लिए भी सरप्राइज था, वन ऑफ माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे EtCO2 मॉनिटरिंग के लिए मतलब फैसिलिटी ही नहीं थी। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन था नहीं, बॉयल्स ऑपरेटर्स था, और जो मॉनिटर भी थे उसमें EtCO2 मॉनिटरिंग नहीं थी, इसी की NC आ गई। तो ये कितना महीन लोग जाते हैं ऐसे सर। अब अगले हम उसमें गए, उसमें जिस असेसमेंट में अभी मैंने लेटेस्ट किया अप्रैल में, वहाँ पे EtCO2 मॉनिटरिंग हो रही थी, बट द मेजर वर्कलोड वाज ऑप्स एंड गायनी, तो रीजनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा था। तो हमें ढूंढना पड़ा कि EtCO2 मॉनिटरिंग किस में हो रही है। तो मेरा सजेशन है कि अगर आप जा रहे हैं NABH असेसमेंट के लिए तो आप EtCO2 जिन केसेस में यानी जनरल एनेस्थीसिया में पहली चीज़ चेक करें कि आपके यहाँ फैसिलिटी है कि नहीं EtCO2 मॉनिटरिंग की। सेकंड चीज़ आप ये चेक करें कि EtCO2 मॉनिटरिंग हो भी रही है तो क्या नोट हो रही है कि नहीं, कॉलम बना है कि नहीं इंट्रॉप मॉनिटरिंग फॉर्म में। और तीसरी चीज़, अगर हो रही है तो कृपया 4-5 फाइलें निकाल के रख लें, क्योंकि असेसमेंट वाले दिन असेसर को फ़ोटो लेनी होती है और उन्हें वो फाइल चाहिए। एक से उनका मन नहीं भरेगा, इसलिए 4-5 कह रहे हैं, ठीक है। द कार्डियक रिदम is monitored on a monitor during the procedure and same need not be documented, वही जो प्रोसीजरल सेडेशन में था। In case of rhythm abnormalities, the same shall be documented. Anesthetist should be present during whole procedure, तो भैया सिर्फ एनेस्थीसिया देके निकल नहीं जाना है, पूरे प्रोसीजर के समय वहीं पे रहना है। The result of monitoring are recorded in patient's medical record. तो भाई जो भी ये सब एनेस्थीसिया की मॉनिटरिंग हो रही है उसका रिजल्ट क्या है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये सब पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड यानी पेशेंट फाइल में एंट्री होनी है। अगला है कमिटमेंट F, पेशेंट्स पोस्ट एनेस्थीसिया स्टेटस इज मॉनिटर्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो अब यहाँ पे क्या वो मांग रहे हैं? दिस शैल बी डन in the recovery area or OT, at least include monitoring of vitals till the patient recovers completely from anesthesia and it shall be done by anesthesiologist. तो ये जो modified एल्ड्रेट स्कोर शीट है जहाँ पे नर्सेज मॉनिटर करती हैं, तो इन्होंने अभी से कह दिया कि भाई ये एनेस्थेटिस्ट द्वारा ही किया जाता है। और अगर मॉडिफाइड एल्ड्रेट स्कोर नर्सेज द्वारा भरी जानी है तो आप एक अलग से फॉर्मेट बना लें जो एनेस्थेटिस्ट द्वारा भरा जाए, लेकिन पेशेंट जब तक कंप्लीटली एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं हो जाता तब तक रिकवरी मॉनिटरिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा ही की जाती है। यानी कि इवन अगर एक नर्स मॉनिटर कर रही है तो अल्टीमेटली सिग्नेचर एनेस्थेटिस्ट का ही होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट पे। इफ द पेशेंट्स कंडीशन इज अनस्टेबल एंड रिक्वायर्स ICU केयर, द सेम शैल बी मॉनिटर्ड देयर। तो मतलब जो पैरामीटर आप रिकवरी रूम में या मतलब पोस्ट ऑप में या OT में मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से पेशेंट को ICU में शिफ्ट करना पड़ गया, वही पैरामीटर ICU में मॉनिटर किए जाएंगे। When the patient is transferred directly from the OT to ICU, monitoring and documentation shall be the same as would be required in recovery room, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। आ जाते हैं कमिटमेंट G पे। द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट अप्लाइज डिफाइंड क्राइटेरिया टू ट्रांसफर द पेशेंट फ्रॉम रिकवरी एरिया। वहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड दीज क्राइटेरिया विच शैल बी बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स
एंड इन कॉन्सोनेंस विद साउंड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। सब लोग पार स्कोरिंग शीट यूज़ करते हैं जिसे मॉडिफाइड एल्डेड स्कोर कहते हैं, वही यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि इट इज़ नॉट नर्स बट एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हु शुड साइन एंड मॉनिटर। तो मॉनिटरिंग लेट्स से एनेस्थेटिस्ट नहीं करता, भैया कौन करेगा, मतलब बहुत ही सुपर स्पेशलिटी सेटअप में करेगा, हमारे जैसे 2 टियर 3 टियर सिटी में तो शायद इतना समय उसके पास नहीं होगा, लेकिन इवन अगर एक नर्स करती है तो अल्टीमेटली काउंटर साइनिंग शैल बी डन बाय एनेस्थेटिस्ट। वैसे स्टैंडर्ड यही कहता है कि इट शुड बी डन बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, तो जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक किया जाना चाहिए। Commitment H. The type of anesthesia and anesthetic medication used are documented in the patient record. So भाई बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक मेडिकेशन है वो पेशेंट रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। It shall have the name of anesthesiologist who performed the procedure and also the name of individual who helped in the procedure. तो ऑलमोस्ट अगर आप सेफ सर्जरी चेकलिस्ट यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि कौन कौन प्रोसीजर में था, और कम से कम मतलब जो मैंने ये भी कई चीज़ देखी है, मतलब आई एम गोइंग आउट ऑफ टॉपिक, लेकिन सेफ सर्जरी चेकलिस्ट सिर्फ WHO की साइट से डाउनलोड करें, और वहाँ पे अगर आप साइन का कॉलम बना रहे हैं तो आप देखें ऊपर साइन का कहीं नहीं लिखा होता WHO की सेफ सर्जरी चेकलिस्ट में, लेकिन ये लिखा होता है कि किस किस को इन्वॉल्व रहना है किस किस प्रोसेस में इन ऑल 3 स्टेजेस। तो आप देखोगे पहले वाले में तो एनेस्थेटिस्ट और नर्स है, लेकिन बाकी दोनों प्रोसेस में एनेस्थेटिस्ट, नर्स और सर्जन तीनों हैं। तो अगर आपको सिग्नेचर के कॉलम बनाने हैं तो पहले में 2 के बनाइए, फिर 3 के और 3 के बनाइए। मैंने कई सारे हॉस्पिटल में देखा है कि पहला एक कॉलम पहली स्टेज में नर्स का डाल दिया, दूसरी में एनेस्थेटिस्ट का डाल दिया और तीसरी में सर्जन का डाल दिया। डोंट डू दैट, इट डज नॉट कंप्लाई टू द रिक्वायरमेंट। और ये जो टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड एनेस्थेटिक्स मेडिकेशन है ये आप PAC में लिख रहे हैं जैसा कि इसी स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट में मेंशन है, लेकिन ये आपको इंट्रा ऑप मॉनिटरिंग वाले पेज में या पोस्ट ऑप के पेज में कहीं ना कहीं मेंशन कर देना चाहिए, तभी ये आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है कि जी आपने जो प्लान किया था वही प्लान आपने एग्जीक्यूट किया। द टाइप ऑफ एनेस्थीसिया एंड मेडिकेशन यूज ड्यूरिंग एनेस्थीसिया शैल बी डॉक्यूमेंटेड इन द एनेस्थीसिया चार्ट, जो मैंने आपको बोला एनेस्थीसिया मतलब इंट्रा ऑप मॉनिटरिंग फॉर्म, आप कहीं वहाँ पे मेंशन करने का कॉलम बना लो। द डॉक्यूमेंटेशन शैल हैव द डेट, टाइम, सिग्नेचर ऑफ द ऑथर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंट्री। अब जी वो तो वही SNDT हो गया, साइन, नेम, डेट, टाइम, इतनी चीज़ें तो होनी ही होनी है। रेफर IMS 3 and E and F that is related to medical record. Commitment I. Procedure shall comply with infection prevention and control guidelines to prevent cross infection between patients. The guidelines shall be documented either separately or as a part of infection prevention and control manual. Now ये चीज़ कई बार लोग भूल जाते हैं और ये कई लोगों के मैनुअल में नहीं होता है, तो चेक योर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मैनुअल और उसे आप कंप्लीट कर लें। द गाइडलाइंस शैल be documented either separately or as a part of infection prevention control manual. This could include management of circuits and other devices where infection prevention and control measures are ensured during administration. इसका मतलब क्या हुआ? लाइन का डिसइंफेक्शन, सर्किट्स का डिसइंफेक्शन, इंस्ट्रूमेंट डिसइंफेक्शन, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक सेपरेट पॉलिसी बनाएं। यूजुअली ज़्यादातर मतलब देखिए नोबडी इज़ री इन्वेंटिंग द व्हील, ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं से मैनुअल कॉपी करते हैं। अगर वो मैनुअल कॉपी हुआ है तो आप देख लें कि रिक्वायरमेंट किसी न किसी पॉलिसी में फुलफिल हो रही है। अगर गलती से आपके पास मेरा मैनुअल है विच इज़ क्वाइट कॉमन, तो उसमें क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन पॉलिसी में एनेस्थीसिया डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट के डिसइंफेक्शन की बात भी लिखी होगी। और एक पॉलिसी एपेक्स मैनुअल में भी पड़ी है और शायद इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल में भी होगी, दैट इज़ रीप्रोसेसिंग ऑफ सिंगल यूज डिवाइसेस। अब ये रीप्रोसेसिंग ऑफ सिंगल यूज डिवाइसेस के बारे में मैं थोड़ी डिटेलिंग और कर दूं कि रीप्रोसेसिंग किस किस सिंगल यूज डिवाइस की होती है। पहली चीज़ तो बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, बहुत सारे कैथेटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कार्डियोलॉजी में यूज़ होती हैं उनके होते हैं। कई बार ये डायलिसिस
के डायलाइजर्स होते हैं, तो उनको कैसे रीप्रोसेस करना है, क्या ये रिएजेंट यूज़ करना है, कैसे स्टोर करना है, वो उन पॉलिसीज़ में लिखा होना चाहिए। अगर आप गलती से मेरा मैनुअल यूज़ कर रहे हैं तो आपके में है। अचीवमेंट जी, अब जी मैं फिर से रिमाइंड करूँगा, कोर एंड कमिटमेंट, अगर आप पहली बार NABH 6th एडिशन में जा रहे हैं या SSU में जा रहे हैं, अचीवमेंट विल बी आफ्टर 21 month ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट, दैट विल बी योर सर्वेलेंस ऑडिट। एंड फिर एक्सीलेंस जब आपका रिन्यूअल आएगा, यानी लगभग 40 महीने बाद, 40 से 42 महीने। सो अचीवमेंट क्या कहता है? इंट्रा ऑपरेटिव एनेस्थीसिया इवेंट्स आर रिकॉर्डेड एंड मॉनिटर्ड। ये बेसिकली एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट के बारे में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। तो जब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो शायद यहाँ पे एप्लीकेबल ना हो, लेकिन सेकेंड बार में एप्लीकेबल होता है। पॉलिसी मैनुअल बना रहे हैं तो अगेन इफ़ यू आर कॉपिंग माई मैनुअल और इफ़ यू हैव माई मैनुअल, उसमें ये है, ठीक है। पॉलिसी का नाम है एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट्स, तो उसे कैसे रिकॉर्ड करना है, रजिस्टर का क्या फॉर्मेट है, सब मेंशन है। Intra-operative adverse anesthesia events are documented and monitored to take corrective and preventive action. Understood? At the outset, the organization shall define the various intra-operative adverse anesthesia events. अब इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। पहली चीज़ तो अगर आप यही अचीवमेंट ही देखेंगे, इसमें इंसिडेंट मेंशन है, या एडवर्स इवेंट एनेस्थीसिया इवेंट अगर आप NABH की गाइडलाइन में ग्लॉसरी में जाके देखेंगे तो बेस्ट डेफिनेशन और एडवर्स एनेस्थीसिया इवेंट आपको वहीं मिलेंगे। ऑल्सो सेंटिनल इवेंट्स आप वो भी चेक कर सकते हैं। दीज एसेंशियली आर एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। एग्जाम्पल इन्होंने दिया कार्डियक अरेस्ट, फेलियर ऑफ एनेस्थीसिया गैस, अ स्लिप ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब, एयर एम्बोलिज्म एक्सेट्रा। लेकिन इस एक्सेट्रा को अगर आप ग्लॉसरी में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। The hospital shall have a mechanism to ensure that all adverse events are captured. Yes, obviously all the events should be captured, including adverse anesthesia event. लेकिन क्या होता है, कई बार जब ये sentinel event में convert हो जाता है तो रिपोर्ट नहीं होता। I have never seen a hospital reporting sentinel event until unless उस पर कुछ मतलब सिचुएशन ही ना आ गई हो जहाँ उसे मजबूरी में रिपोर्ट करना पड़ गया हो। बट इन माई कैरियर ऑफ 20 years मैंने आज तक एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग ही नहीं देखी, सॉरी एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग बोल रहा हूँ, सेंटिनल इवेंट रिपोर्टिंग नहीं देखी। इट कुड डू द सेम बाय इनकॉर्पोरेटिंग इन द एनेस्थीसिया रिकॉर्ड अ हेडिंग फॉर द सेम। सो इनका कहना है कोई अलग से फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनेस्थीसिया यानी इंट्रा मॉनिटरिंग शीट पे ही या एनेस्थीसिया नोट्स पे ही आप एक कॉलम बना सकते हैं जहाँ पे डिटेल्स लिखी जा सकती हैं, अलग से फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। सो दिस इज एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। आज मैंने डिस्कस कर लिया 3 प्रेजेंटेशन में। 1, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल सेडेशन एंड एनेस्थीसिया, फिर COP12 दैट इज प्रोसीजरल सेडेशन, एंड COP13 विच इज दिस प्रेजेंटेशन जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनेस्थीसिया। मैंने एक साथ इसलिए कर लिया बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। इन केस देयर इज एनी डाउट पूछ सकते हैं आप। कोई मैंने गलती कर दी हो, इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, मैं भी सीखूंगा। प्लीज़ डू दैट इन कमेंट, मेंशन करिए कि क्या गलत है, मैं उसके बारे में पढ़ाई करके अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। कॉमन लर्निंग ग्राउंड है, मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी लर्न कर रहे हैं। Let's keep doing that. Thank you.